ऑलरेडी कल हमने देखा कि ठाकुर माँ को कहते हैं कि जो कुछ भोग था कर्म के फल का वो सब मेरे ऊपर से ही चला गया। तुम लोगों को और किसी को कष्ट भोग करने की जरूरत नहीं है। जगत के सभी के लिए मैं कर्म का फल या तो फिर कर्म भोग करके गया हूँ। देखिए इस स्टेटमेंट को पढ़ करके कल हमारा जो डिस्कशन हुआ था कि इवोल्यूशन कैसे होता है, इवोल्यूशन के बारे में जो आज की मॉडर्न थियरी है वो कहती है कि जब हम एक लेवल पे होती है ह्यूमन सिविलाइजेशन या ह्यूमन स्पीसीज या तो कोई भी स्पीसीज, वहाँ से जब नेक्स्ट स्टेप में जाना होता है तो जेनेटिक डाइवर्जेंस चाहिए, जेनेटिक म्यूटेशन चाहिए। उसके सामने अपनी हिंदू थियरी कहती है कि हमारे संस्कारों का प्रवाह है जो कि हमको एक के बाद एक इवोल्यूशन के उत्क्रांति के स्टेप्स हमको ऊपर में ले जाता है। और यदि मॉडर्न साइंस के अनुसार इवोल्यूशन हमको फिजिकल और मेंटल फिटनेस की ओर यदि ले जाता है तो हमारे हिंदू धर्म या तो फिर कोई भी धार्मिक पद्धति है उसके अनुसार मनुष्य की यात्रा है दिव्यत्व को प्राप्त करने की। फिर वो चाहे दिव्यत्व भले ही चाहे कहीं स्वर्ग में बैठा हो, न कि कहीं कैलाश पर्वत पे हो, न कि कोई तीर्थ धाम में हो, न कि मनुष्य के हृदय में हो, या तो फिर अपना ही सही स्वरूप साक्षात्कार करना हो। हम दिव्यत्व की डेफिनेशन चाहे कैसे भी दें, किंतु धार्मिक थियरी के अनुसार ये दिव्यत्व की प्राप्ति, दिव्यत्व का दर्शन, साक्षात्कार, उसमें स्थिति, यही है मनुष्य के जीवन की, ये ह्यूमन स्पीसीज जो है उसकी चरम गति। तो देखिए कि ठाकुर यहाँ पे कहते हैं कि हिंदू थियरी के अनुसार ये जो हमारे कुसंस्कार का एक बहुत बड़ा बोझा हमारी प्रजा के ऊपर में सवार था। और सिर्फ देखिए यहाँ पे ठाकुर ये नहीं कहते कि भारतवासी सभी के भोग का वो उनके अपने ऊपर में ले लिए हैं, कुकर्म अपने ऊपर ले लिए हैं। ठाकुर कहते हैं कि जगत के जितने भी कुकर्म है सब उन्होंने उसके भोग को अपने ऊपर में ले लिया है। इसकी वजह से जो एक नेक्स्ट स्टेप ऑफ इवोल्यूशन होना था वो अभी जगत में हुआ। आप देखिए कि ठाकुर की महासमाधि के बाद में कैसे एक के बाद एक साइंस और टेक्नोलॉजी में महापुरुषों का अवतरण होता गया और उन्होंने किस तरह से हमको एक बिल्कुल नई डायरेक्शन दी है हमारी ह्यूमन सिविलाइजेशन को। अभी देखिए कि कुछ कुछ राक्षसों का भी आना हुआ है। अभी हम इसके बारे में कुछ कर नहीं सकते हैं क्योंकि हमने तो देखा कि किस तरह से सेकंड वर्ल्ड वॉर में और फिर इसके बाद में भी ये जो पॉलिटिकल रेवोल्यूशन वगैरह जहाँ जहाँ पे भी हुए हैं वहाँ पे कितनी खूना मरकी हुई है। किंतु देखिए कि यदि ठाकुर नहीं होते तो ये ब्लड शेड और कहीं गुना ज़्यादा होता। ये देखिए कि सेकंड वर्ल्ड वॉर में तो फिर भी हमने ये टैंक है, न कि एरोप्लेन है, न कि रॉकेट है, इससे फाइट किया है। इसके बाद में तो हमने न्यूक्लियर वेपन डेवलप किए हैं। अभी यदि ठाकुर हमारे पापों को खा नहीं गए होते और हमारे पाप यदि हमारे सर पे मंडराते ही रहते तो होता क्या कि हम लोग घमंड के मारे, न कि ईर्ष्या द्वेष के मारे, न कि क्रोध के मारे ये न्यूक्लियर वेपन एक दूसरे पे फेंकते और फिर इससे जो भयानक एक नरसंहार होता पृथ्वी पे, हो सकता है कि पूरी ह्यूमन सिविलाइजेशन ही नष्ट हो जाती। मुझे तो मैं जब ये 20th सेंचुरी का हिस्ट्री पढ़ता था और इसमें ये न्यूक्लियर एक्सीडेंट उसके बारे में जब पढ़ता था कि कहाँ एक न्यूक्लियर डिवाइस चोरी हो गया, न कि कहाँ एक बॉम्ब ये एक्सीडेंटली वो विमान में से गिर पड़ा, न कि कहाँ किसी ने जोर ज़बरदस्ती ये न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हथियाने का प्रयास किया, न किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में यह सब चीज़ें आ गई। ये सब मैं जब पढ़ता था तब मुझे यही एक मैंने आश्चर्य होता था
कि ये जो सोवियत यूनियन और अमेरिका और यहाँ पे चाइना, इन तीनों के पास में, चाइना तो फिर भी इतना एडवांस नहीं था, खास करके ये सोवियत यूनियन और अमेरिका, इन दोनों के पास में हजारों हजारों न्यूक्लियर वेपन्स, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, और ये न्यूक्लियर सबमरीन, और ये न्यूक्लियर बॉम्बर, जिसको न्यूक्लियर ट्रायड कहते हैं। तो ये न्यूक्लियर ट्रायड यानी कि हवा में से भी आप न्यूक्लियर बॉम्ब फेंक सकते हैं न्यूक्लियर बॉम्बर के द्वारा, जमीन से भी आप न्यूक्लियर अटैक कर सकते हैं आईसीबीएम के द्वारा, और पानी में से भी न्यूक्लियर अटैक कर सकते हैं ये सबमरीन के द्वारा। तो ये तीनों हवा में, जमीन पे और पानी में हजारों एटम बॉम्ब उन्होंने एक दूसरे के सामने तान के रखे थे। एक छोटा सा भी एक्सीडेंट होता और किसी ने गलती से भी एक बॉम्ब फेंक दिया सामने के ऊपर में, तो सामने वाला 10 फेंकता, फिर आप 100 फेंकेंगे और सामने वो 1000 फेंकेंगे। वो 1000 की बारी आएगी ही नहीं, 10-15 में ही पूरा सफाया हो जाता सिविलाइजेशन का। वो हुआ नहीं। इस तरह के घोर संसारी लोगों के हाथ में इतनी महाभयानक संहार शक्ति बैठी थी, इसके बावजूद पृथ्वी का विनाश नहीं हुआ था उस समय। इससे बड़ी आश्चर्यजनक घटना और कोई नहीं है। इवन आज भी देखिए, उस समय एक तरह का खतरा था कि न्यूक्लियर वेपन्स हेयर ट्रिगर पे रखे थे, और अर्थात कि कुछ भी होने से फट करके एक बटन दबाएंगे, फटाफट करके बॉम्ब छूटना शुरू हो जाएगा। किंतु चलो ठाकुर की कृपा से ये जो कोल्ड वॉर का अंत आया, सोवियत यूनियन का डिसोल्यूशन हुआ, तब से ये न्यूक्लियर वेपन रखे तो है, किंतु एक सेकंड की वो जो हेयर ट्रिगर पे ऐसा नहीं रखे हैं। माने थोड़ा सा तो टाइम लगेगा रेडी होकर के, एम होकर के एक के सामने फेंकने को। तो चलो वो एकदम फ्रंट लाइन पे जो थे, हेयर ट्रिगर पे थे, उससे तो थोड़ा जो ये है थ्रेट लेवल कम हुआ है। तो यदि ये कम हुआ है तो एक बहुत बड़ा दूसरा खतरा ये बढ़ गया है कि कितने पता नहीं टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के हाथ में ये सब बॉम्ब चले गए होंगे। किंतु ये जो नॉर्थ कोरिया है या पाकिस्तान है, ये दोनों तो टेररिस्ट कंट्री ही है। उनके हाथ में बॉम्ब जाना उसका अर्थ है कि टेररिस्टों के हाथ में अवश्य पहुंच गया होगा। अभी ये पगले पता नहीं कौन से दिन क्या कर दे। गवर्नमेंट होती है तो फिर भी 10 बार सोचेगी बॉम्ब फेंकने से पहले, किंतु ये टेररिस्ट लोगों का तो कोई ठिकाना नहीं है ना। वैसे ही तो सुसाइड करना है उनको, सुसाइड बॉम्बर। तो ये सुसाइड बॉम्बर यदि न्यूक्लियर बॉम्ब ही फेंक दे तो उनको तो और भी अच्छा लगेगा। तो क्या है कि वो एक खतरा था सोवियत यूनियन के समय में कि न्यूक्लियर ट्रायड हेयर ट्रिगर पे था। आज एक दूसरा खतरा है कि नॉन स्टेट एक्टर्स के पास में ये सब न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पहुंच गई है। तो अभी कब क्या होगा कुछ ठिकाना नहीं। किंतु देखिए कि इतना महाभयानक पैशाचिक विनाशी शक्ति हमारे हाथ में होने के बावजूद हम लोगों ने इसका इस्तेमाल नहीं किया। हम लोगों में से कुछ कुछ पगलों ने उसका इस्तेमाल नहीं किया। ये ठाकुर जो हमारे पाप खा गए हैं उसी का परिणाम है। वरना तो फिर ये जो ग्रेट पावर गिव्स अस ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, यदि हमारे पास में महाशक्ति आ जाती है संहार करने की, तो फिर हमारे सामने एक महाशक्ति एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के रूप में भी आती है। यदि हम इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को ठीक से नहीं निभाएंगे तो पता नहीं हम लोग पूरी सभ्यता को ही खत्म कर देंगे। और फिर एक बार ये पृथ्वी नष्ट हो गई तो फिर क्या रहेगा इस विश्व ब्रह्मांड में। हो सकता है नो डाउट कि करोड़ों करोड़ों प्लेनेट्स है तो और कहीं पे जीवन पनप रहा होगा, कहीं पे और इवोल्यूशन चल रहा होगा, और कहीं पे ये एक के बाद एक स्पीसीज इवोल्व हो रही होगी। और यदि मैंने साइंस फिक्शन पढ़ेंगे ना तो ये सब सिनारियोज आपको देखने को मिलेंगे कि कोई भी एक ग्रह पे जब एक स्पीसीज इवोल्यूशन सिविलाइजेशनल के लेवल पे पहुंच जाता है, उसके बाद में ना जैसे कि उन लोगों का एक टाइम बॉम्ब टिकिंग स्टार्ट हो जाता है, ये रिवर्स काउंटडाउन स्टार्ट हो जाता है। किस अर्थ में? क्योंकि आप सिविलाइजेशन के लेवल पे पहुंच गए हैं तो इसका अर्थ है कि आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी डेवलप कर रहे हैं।
अभी आपका एथिक्स एंड मोरालिटी यदि साइंस और टेक्नोलॉजी के साथ साथ में कदम नहीं रखेगा तो क्या होगा कि एक दिन ऐसा आएगा कि जितने भी पगले हैं उस सिविलाइजेशन के वो सब मिलकर के ये जो एडवांस वेपनरी है, एडवांस वेपन सिस्टम है, एक दूसरे पे करेंगे अटैक और पूरी सिविलाइजेशन का सफाया कर देंगे। तो कोई कोई साइंस फिक्शन सिनारियो इस तरह से वो सोचते हैं कि एक के बाद एक विभिन्न ग्रहों के ऊपर में सिविलाइजेशंस आफ्टर सिविलाइजेशंस का जन्म हुआ, वो एक एडवांस लेवल पे पहुंची, न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड तक पहुंची, और उस न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड तक पहुंचने के बाद में किंतु उनकी जो एथिक्स और मोरालिटी जो है उसने वहाँ तक उनके साथ में आगे कदम नहीं किया। उसके जो जिस लेवल पे उनकी इंटेलेक्ट पहुंची थी उस लेवल पे उनकी एथिक्स या मोरालिटी नहीं पहुंची। इसकी वजह से उन्होंने एक दूसरे पे अटैक करके, न्यूक्लियर अटैक करके पूरी सिविलाइजेशन को ख़त्म कर दिया। यानी कि कोई भी सिविलाइजेशन है इस यूनिवर्स में, इस कॉस्मोस में, वो न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड पार यदि करेगी, इस अर्थ में कि न्यूक्लियर वेपन, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हाथ में आ भी गई है और साथ में हृदय में करुणा और दया का भी उद्भव हुआ है। ये कंपेशन कहता है कि देखिए ये मेरे जितने भी भाई बांधव है इस सिविलाइजेशन के भीतर में, इस ग्रह के ऊपर में, यदि मैं उनकी संभाल नहीं रखूँगा, यदि मैं उनके साथ में मेरी प्रोस्पेरिटी नहीं शेयर करूँगा, यदि मैं उनकी केयर नहीं करूँगा, तो वे लोग फिर क्रोध में आकर के देखेंगे कि ये एक प्रोस्पेरस आदमी बैठा है, सब जितने भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, ये कम्युनिस्ट वर्ड, कम्युनिस्ट फेमस कम्युनिस्ट फ्रेज, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जितने भी है वो सब हत्या करके बैठा है और फिर वही अपने से अकेले मजा कर रहा है और हमारे हाथ में ये चंद टुकड़ों के अलावा एक और कुछ नहीं आया है। तो फिर वे लोग क्या करेंगे कि न्यूक्लियर बॉम्ब लेंगे और ये प्रोस्पेरस जितने भी है उन पे फेंकेंगे। देखिए ये 9/11 अमेरिका में जो टेरर अटैक हुआ वो किस चीज़ का परिणाम था? ये जो अफगानिस्तान में जो सब पागल लोग बैठे थे वे लोग सोच रहे कि अमेरिका एक ऐसी महासत्ता है, अपने प्रोस्पेरिटी के मद में अंध होकर के इस तरह से दुनिया पे राज चला रहा है कि अभी इसको एक सबक सिखाने की ज़रूरत है। अभी अमेरिका भी तो अफगानिस्तान में गया था, अपना जब काम ख़त्म हो गया, सोवियत यूनियन को भगा दिया, तो फिर अमेरिका भी वहाँ से निकल आया। ऐसा नहीं सोचा कि ये लोग जो पहाड़ में, जंगल में जीते हैं, इन लोगों का क्या कुछ कल्याण करने के लिए हम लोग जितना पैसा ये वेपन सिस्टम में डाले थे उसका 10% भी तो यहाँ के औरतों और बच्चों के कल्याण में डालें। ऐसा नहीं सोच करके बस सोवियत यूनियन को भगाया अफगानिस्तान से, अपने भी निकल गए। तो फिर अफगानी लोग वे तो वैसे ही पागल थे और ऊपर में से सोवियत यूनियन का हमला हुआ। वो जो स्वामी जी की कहानी है ना, वो स्वामी जी कहते हैं अपना मन कैसा है, तो मन है बंदर जैसा, फिर इस बंदर ने शराब पिया, फिर इस शराबी बंदर को बिच्छू ने काटा और फिर इस बिच्छू के काटे हुए शराबी बंदर के ऊपर में भूत सवार हो गया। फिर देखिए कि वो कैसा उत्पात करता है। तो ये अफगानिस्तान वाले थे ही पगले, ऊपर में से ये सोवियत यूनियन ने अटैक किया, ऊपर में से ये पाकिस्तान वहाँ जाके कुछ न कुछ गड़बड़ कर रहा है, ऊपर में से ये अमेरिका वाले चले आए। तो फिर जो परिस्थिति उनकी थी, अभी अमेरिका इनको छोड़ के अपने घर में जाके बैठ गया, सोचता है कि हम लोग बड़े मज़े से रहेंगे यहाँ पे, किंतु ऐसा होने नहीं वाला है। ये जो नियम कानून है इस जगत के कि एक आदमी यदि सफ़र कर रहा है, एक यदि यंत्रणा प्राप्त कर रहा है, तो उसका जो दूसरा मनुष्य है वो कभी भी शांति से नहीं जी पाएगा, क्योंकि स्पिरिचुअली हम सभी लोग कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ में। आप चाहे अफगानी हो, न कि ये चाहे श्रीलंका के हो, न कि चाहे केन्या के हो, न कि ये सूडान के हो, न कि ये तिब्बत के हो, न कि कहाँ पे भी हो, जहाँ जहाँ पे भी मनुष्य की यंत्रणा, मनुष्य को यातना दी जा रही है, जहाँ जहाँ पे भी मनुष्य सफ़र कर रहा है, जो सर्वोच्च सिविलाइजेशन है, जो प्रॉस्पेरस सिविलाइजेशन है,
उनको जाकर के वहाँ पे मदद करनी होगी। चार दीवारी के भीतर में अपने को बांध नहीं सकते हैं। वो गलती भारत ने कर दी। हमारे पास में ये हमारे पुरखों ने दिए हुए ये एक बहुत बड़ा खजाना था, ब्रह्म ज्ञान रूपी, उपनिषद रूपी। हम लोगों ने क्या किया, पहले तो अपने देश के दरवाजे बंद कर दिए कि जो देश के बाहर जाएगा वो काला पानी क्रॉस करेगा, उसको नात बाहर कर देंगे। पहले तो ये पगलामी की। उसके बाद में अपने ही देश के भीतर में ये डिवीजन करना शुरू कर दिया, ये ब्राह्मण है, ये नॉन ब्राह्मण है, ये उपनिषद वेदों का अधिकार सिर्फ ब्राह्मण के पास में है, नॉन ब्राह्मण के पास में नहीं है। तो ऐसा करते करते ये जो ब्रह्म ज्ञान रूपी अमृत जो था, उपनिषद रूपी हमारा ये जो ट्रेजर हाउस जो था, उसका दरवाजा हम बंद करते करते बस वही कुछ चंद गिने चुने लोगों के पास में ये आके रह गया। और फिर ये लोग यदि ये सोचते हैं कि हम शांति से अभी उपनिषदों के आनंद का उपभोग करेंगे, तो ये कभी होने वाला नहीं है। ये जो बंद दरवाजे हमने किए थे, ये जितने भी हमलावर है, वो चाहे सेंट्रल एशिया से आए हो, न कि ये चाहे ये ईस्ट एशिया वेस्ट एशिया से आए हो, न कि ये चाहे वेस्टर्न कंट्रीज से आए हो, सब लोगों ने आकर के हमारे दरवाजे तोड़े हैं। तो ऐसा कभी होगा ही नहीं। आज अमेरिका फिर से ये कह रहा है कि हम लोग अपने दरवाजे बंद कर देंगे, हम लोग अकेले रहेंगे, आइसोलेशनिस्ट, हम लोग फुल प्रोस्पेरिटी में जिएंगे और फिर पूरा जगत गड्ढे में गिरना हो वो गिरे। तो ऐसा कभी नहीं होने वाला है। ये जगत जैसे ही कुछ कुछ लोग जब सफरिंग है, यंत्रणा है, ये कष्ट है, ये दारिद्र्य है, उसका भोग जब करेंगे, तब उनका मन के भीतर में ना भयानक क्रोध प्रकट होगा। और फिर वो क्रोध को लेकर के वे लोग, जितने भी प्रोस्पेरस लोग हैं, उन पे धावा बोलेंगे। ये कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन या जहाँ जहाँ पे भी आया है, ये फ्रेंच रेवोल्यूशन देखिए, वो जो राजा बड़ा मज़े से प्रोस्पेरिटी में रहता था, तो लोगों ने आकर के उसको और उसकी बीवी का कत्ल कर दिया। अब रहो, करो आनंद, तुम लोग बड़े बड़े महलों में रहोगे, सब अच्छा अच्छा खाना खाओगे, अच्छे अच्छे कपड़े पहनोगे और बड़े बड़े बॉल रूम बना करके वहाँ पे डांस करोगे, और यहाँ पे जो आम जनता है उसको खाने को भी नहीं मिल रहा। तो आप लोग सोचते हैं कि हम आपको शांति से जीने देंगे? ऐसा कभी नहीं होगा। जो गरीब है, दरिद्र है, जो कि पददलित है, वे लोग इकट्ठा होंगे, होकर के ये जो जितने भी धनी मानी लब्ध प्रतिष्ठित है जो समाज के, उन पे धावा बोलेंगे ही बोलेंगे। तो ये तो जगत का नियम ही है। और इसीलिए ये जो न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड साइंस फिक्शन में जो कॉन्सेप्ट है कि कोई भी सिविलाइजेशन ये न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड को कब पार करेगी। देखिए, ये जो रेवोल्यूशन आता है या तो फिर युद्ध हुआ था, अभी तक जो रेवोल्यूशन या तो फिर वॉर हुई है, उसमें देखिए कि वेपन्स क्या थे। तो बंदूक थी, तोपें थी, रॉकेट्स थे, ये सेकंड वर्ल्ड वॉर में टैंक थी, फाइटर प्लेन थे, बॉम्बर थे, अभी तक यही तो, अभी आजकल ड्रोन है। तो यहाँ तक ही तो हम लोगों ने वेपन्स यूज़ किए हैं। किंतु मान लीजिए कि कोई एक दरिद्र कष्ट में पड़ा हुआ जो एक समूह है लोगों का, कोई देश हो न कि कोई जाति समूह हो, उनको इतना गुस्सा आ गया बाकी सब जो धनी लोगों पे, प्रोस्पेरस लोगों पे, पावरफुल लोगों पे, कैपिटलिस्ट क्लास के ऊपर में, और फिर न्यूक्लियर वेपन ला करके उन्होंने रेवोल्यूशन लाना शुरू किया, तो सोचिए कि पूरा सिविलाइजेशन खत्म हो जाएगा। तो ये न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड कौन पार कर सकता है? वही सिविलाइजेशन पार कर सकती है कि जिसके भीतर में ये कंपेशन और ये जो दया करुणा है, उसने उतना ही एडवांस किया है, उतना ही वो एडवांस हुई है जितना कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी हुई है। यदि जो प्रोस्पेरस पर्सन है, जो कि जिसके पास में ये पावर है, जिसके पास में ये टेक्नोलॉजी है, वो यदि दरिद्र है, चंडाल नारायण है, दरिद्र नारायण है, पददलित नारायण है, उनको सहाय करने का नहीं सोचेगा। वो सोचेगा कि मैं अपने दरवाजे बंद कर लेता हूँ, चारों ओर बड़े बड़े गार्ड रख देता हूँ और फिर ये मैं आराम से जीऊँगा। ये चार दीवारी के भीतर में ये चार दरवाजे बंद करके ये कभी नहीं होगा। ये सिविलाइजेशन जहाँ पे भी इस तरह से स्प्लिट होती है,
धनी और गरीब लोगों के बीच में, वहाँ पे या तो युद्ध या तो फिर रेवोल्यूशन आता ही है, और फिर वो सिविलाइजेशन सीधी मिट्टी में मिल जाती है। और यदि इस सिविलाइजेशन के पास में न्यूक्लियर वेपन हो तो फिर बस वो पृथ्वी ही, वो ग्रह ही नष्ट हो जाएगा, वो ग्रह ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो यहाँ पे भी देखिए कि ठाकुर ने एक समय, फॉर नाउ, अभी तक का जो हमारा लेखा जोखा था बैलेंस शीट का, उसमें यदि कुकर्म ज़्यादा थे तो वो सब ठाकुर खा गए हैं। हमको एक कोरी पार्टी करके ये सिविलाइजेशन दिया है, एक ब्लैंक स्लेट हमारे हाथ में थमाई है। किंतु इसका अर्थ ये तो नहीं कि ठाकुर हमारे जितने भी कुकर्म है खा गए हैं। हम लोगों ने जिसके पास में ये प्रोस्पेरिटी है वे लोग बस प्रोस्पेरिटी का आनंद करेंगे, और जिन लोगों के पास में खाना अर्जन करने के लिए, खाना खाने के लिए भी कुछ नहीं है, उन लोगों को संपूर्ण नज़रअंदाज करेंगे। तो अब तक तो जो किया सो किया, ठाकुर हमको ब्लैंक स्लेट दे करके गए हैं। किंतु एज ऑफ नाउ ऑनवर्ड्स यदि हम फिर से वही बात करना शुरू करेंगे तो फिर क्या होगा कि पता नहीं नेक्स्ट टाइम अवतार आएंगे कि भी नहीं, नेक्स्ट टाइम यदि वो हमारे पाप को खा जाएंगे कि भी नहीं, नेक्स्ट टाइम यदि वो ऐसा सोच भी ले कि ये जितने भी मनुष्य है उनका पाप मैं बार बार धो दे रहा हूँ, फिर भी वो जो है जितनी बार मैं उनको ब्लैंक स्लेट करके देता हूँ, जितनी बार इनका मैं अकाउंट क्लोज करता हूँ, उतना ही बार ये लोग फिर से अपना पाप का अकाउंट खोलते हैं। फिर से ये धनी अमीर लोग जिनके पास में पावर, पोजीशन, प्रोस्पेरिटी है, वे लोग दूसरों का शोषण करते हैं, और ये मिडिल क्लास है उसमें सहायता करता है। किसी के हृदय में ना ही करुणा है, अनुकंपा है, दया है, कंपेशन है, या तो फिर ईश्वर के प्रति प्रेम है। वे लोग बार बार यही सब घनघोर मटेरियलिज्म में डूबे जा रहे हैं। तो फिर तो एक बार उनके मन में आएगा कि इस स्पीसीज को आगे बढ़ाने से काम क्या है, ये जो सिविलाइजेशन या ये जो ग्रह है उसको बचाए रखने से क्या काम है, उसको नष्ट हो जाने दो। ऐसे करोड़ों 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 ग्रह है। अभी एक गिनती मैं रिसेंटली पढ़ रहा था कि कितने ग्रह है इस कॉस्मोस में, माने विजिबल कॉस्मोस में। तो पृथ्वी पे जितने भी समुंदर है, इस समुंदर के किनारे जितनी भी रेती है, इस रेती के जितने ये कण हैं, जितने दाने हैं, एक एक कण जो है रेती का वो 40,000 प्लैनेट्स को रिप्रेजेंट करता है। तो जितने भी रेती के कण है पृथ्वी के ऊपर में गिन लीजिए, वो एक कण के बराबर 40,000 प्लैनेट है। इतनी प्लैनेट्स ये कॉस्मोस में है। तो इतनी प्लैनेट्स में यदि 0.0001% में भी यदि इवोल्यूशन ऑर्गेनिज्म डेवलप हुआ है, इवोल्यूशन हुआ है, सिविलाइजेशन एस्टैब्लिश हुई है, तो भी आप मान लीजिए कितनी करोड़ों 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 सिविलाइजेशन है। तो फिर एक सिविलाइजेशन को बचा के रखने का क्या फ़ायदा है यदि वे लोग बार बार एक घमंड में आकर के, स्वार्थ में आकर के अपने ही भाई बहन है, बंधु बांधव है, उनको निगलेक्ट करते हैं। तो इस सिविलाइजेशन को बचाने का क्या लाभ है, वो भगवान कभी इस तरह से सोच भी सकते हैं। तो देखिए कि इस बार तो एटलीस्ट हमको ये ब्लैंक स्लेट करके ठाकुर ने दिया है। अभी तक हमने जो किया सो किया, अभी इसके बाद में हमारे पास में फिर से एक ऑप्शन है कि हाँ, आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च, ये जो ट्विन आइडियल्स है अपने संघ के, एक और तो है कि ईश्वर प्राप्ति के लिए जो थोड़ा बहुत साधन भजन हो सके, और दूसरा है कि लोक कल्याण के लिए जो थोड़ी बहुत सेवा हो सके। अभी ऐसा नहीं है कि घर बार छोड़ करके, सब कुछ त्याग करके आप ये सब करें, किंतु यथाशक्ति यथासंभव हमको करना ही होगा। वरना तो फिर जब तक हम ये ईश्वर आराधना के लिए थोड़ा बहुत यथाशक्ति प्रयास न करें, लोक कल्याण के लिए यदि प्रयास न करें, तो फिर क्या होगा कि हमारा जीवन है वो घनघोर मटेरियलिज्म में, घनघोर स्वार्थपरता में डूब जाएगा। और ये स्वार्थ के मारे
ये भौतिक जगत की सुख भोग के पीछे दौड़ने के मारे हम जो कोई भी एक्शन लेते हैं, जो कोई भी कर्म करते हैं, वो सब हमारा नेगेटिव बैलेंस ही बढ़ाता जाएगा। और फिर से एक बहुत ज़्यादा नेगेटिव बैलेंस बढ़ गया तो हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम अवतार सोचे कि हाँ, मैं पृथ्वी पर नहीं आकर के और किसी ग्रह पे जाता हूँ। क्योंकि देखिए, ये भी तो एक बात है ना कि गीता में भगवान हमको वचन तो अवश्य देते हैं कि यथा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवतु भारत। जब जब भी धर्म का ह्रास होगा, साधु पुरुषों का अपमान होगा, अवगणना होगी, तब तक मैं अवतार ग्रहण करूँगा और ये धरा का भार जो है हल्का करूँगा। किंतु यहाँ पे भगवान ये तो नहीं कहते कि पृथ्वी ही एकमात्र ग्रह है और पृथ्वी ग्रह पे ही मैं अवतरण करता रहूँगा, अवतार लेता रहूँगा। ऐसा तो कहीं नहीं लिखा है। अपने जितने भी वेद उपनिषद है, हो सकता है कि ये जो करोड़ों करोड़ों ग्रह है, करोड़ों करोड़ों सिविलाइजेशंस होगी, वहाँ पे भी तो भक्त लोग होंगे। भगवान ठीक करेंगे कि इस बार यदि पृथ्वी पे आया और फिर इन लोगों को ब्लैंक स्लेट करके दे दिया, इसके बावजूद ये लोग सुधरे नहीं है, तो फिर मरने दो उनको, अभी और किसी ग्रह पे जाकर के अवतार ग्रहण करता हूँ। बीच बीच में भगवान हमको चांस देते हैं कि हाँ, नींद से जगा देते हैं कि चलो अभी तक ये मोह माया के फंदे में पड़ के, मटेरियलिज्म के चक्कर में पड़ करके, कामिनी कांचन से आहत होकर के, जैसे कि हिप्नोटाइज होकर के आप लोग रहे थे, ठीक है, चलो एक बार तुम लोगों पे दया करके तुम्हारी आंखें खुलवा दी। किंतु फिर इससे भी यदि आप लोग थोड़ी दिन के बाद में फिर से नींद में चले जाएंगे, फिर से वही काम कांचन के लोभ में अंध हो जाएंगे, फिर से वही यह जो भौतिक चीज़ें हैं, सुख उपभोग है, इसके पीछे में अंधी दौड़ लगाएंगे, तो फिर कितने दिन तक मैं आकर के आपको बार बार नींद से जगाता रहूँगा, कितनी बार मैं आपका पाप खाता रहूँगा। तो ये प्रश्न हो सकता है। तो बेटर है कि ठाकुर आए हैं, हमको ब्लैंक स्लेट दिया है, let us take advantage of that and let us change our life, let us transform our life, let us transcend this hypnotism of काम कांचन, this hypnotism of selfishness, and जितना भी हो सके ईश्वर आराधना करे, जितना हो सके लोक कल्याण करे, यथाशक्ति। ये शब्द हमेशा ख्याल में रखना है, यथाशक्ति। भाई जोर जबरदस्ती करके करने से भी फिर पागलपन आ जाएगा, ये एक दूसरा खतरा है कि हाँ चलो भगवान ने एक बार आकर के ब्लैंक स्लेट कर दिया है, अकाउंट हमारा क्लोज कर दिया है, फिर से अकाउंट खोले नहीं, इसके लिए अभी आज मैं जम करके लग जाता हूँ, चोटी बांध करके बैठ जाता हूँ। किंतु ऐसा कुछ करने से फिर दिन में 10,000 जप माँ ने कहा है करना है, तो मैं माँ की तरह 10,000 जप स्टार्ट करूँगा। तो ऐसा ना हो जाए, ऐसा करते करते कहीं दिमाग ना बिगड़ जाए। तो यथाशक्ति, स्टेप बाय स्टेप, स्लोली एंड ग्रेजुअली, ये सब हमको ख्याल रखना।